बहुत आराम से और ध्यान से क्वेश्चन को लिखेंगे और पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। सॉल्व लेकिन पूरे से करना है, अच्छे से। समझ में आ गई सुदीप अनिकेत? आपको आपकी जो नॉलेज है थोड़ी बहुत ठीक है। लिख लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखने के बाद मैं एग्जैक्टली 2 मिनट दूंगा तुमको सॉल्व करने के लिए खुद। या पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं तुमको हिंट देता हूँ, फिर तुम 2 मिनट लेना, है ना? वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया? अब देखो, टुडे हम क्वेश्चन डिस्कस, पहले तुम पढ़ लो, मैं बताता हूँ तुमको। देखो, हमने ना बेटे सॉलिड्स में ये सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े हुए हैं, जिसमें यंग्स मॉडुलस आता है, जिसमें बल्क मॉडुलस आता है, जिसमें शेयर मॉडुलस आता है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन डोमिनेटिंग स्ट्रेन। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक, जो बल्क मॉडुलस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीसरा क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। हमें पता है कि जो शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन आता होता है वो जहाँ पे ट्विस्टिंग होती है वहाँ पे आता होता है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है और तुम्हारे पास पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तुमने कंप्रेसिव फोर्स जो है वो इवैल्यूएट करनी है। क्या इवैल्यूएट करनी है? कंप्रेसिव फोर्स। करो, शाबाश। 2 मिनट में सोचो ध्यान से कैसे करना है। बिल्कुल चुप और सिंसियरिटी के साथ काम होता है, अदरवाइज तो काम नहीं होता। 2 मिनट है तुम्हारे पास सोचने के। नहीं, पता कि मैंने बिठाया तुमको सिर्फ कि दोनों आगे रहो, आपस में डिस्कशन ही। यहाँ पे काम कर रहे हैं अपना अपना। देखना ही नहीं उसकी कॉपी में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये साथ वाले को देख देख के तो परेशान होते हैं। नहीं पूछना है, मैंने बता दिया जब। चलो चुप। देखो, कर लिया अटेम्प्ट? अब देखो मैं बताता हूँ इसको, अब ध्यान से सुनना। मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस, पहले तो वैल्यूज़ लिखते हैं सारी। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू लिखो 0.5 इंटू 10^11। एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है मतलब अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू है 10^-5। 10^-5। लेंथ, पहले जो लेंथ दी हुई है वो 1 मीटर दी हुई है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इक्वल्स टू 10^-3 है। सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है तो मुझे कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा 10⁻³ एरिया आ गया। उसके बाद टेम्परेचर का डिफरेंस डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है तुमको, कितनी है? ज़ीरो से कहाँ पे लेके गया बेटे? ज़ीरो से 100, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग द कंप्रेसिव फोर्स, क्या निकालनी है हमने? कंप्रेसिव फोर्स। अब ध्यान से सुनो, देखो इधर जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ये होता है। अपने को निकालना है क्या? अपने को निकालना है क्या? फोर्स, ये निकालना है। ठीक है, एरिया हमको दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस हमको दिया हुआ है, डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? डेल्टा एल, अगर मैं एल टी की बात करूँ तो एल टी, जब तुम लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हो तो वो होता है एल नॉट इंटू वन प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ से हो जाएगा एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एल नॉट इंटू एल्फ़ा डेल्टा टी। बेटे लिखो मत, नोट मत करो, तुम सिर्फ समझो, फिर मैं तुम्हें सॉल्व करने का टाइम दूंगा। पहले मैंने तुमको दिए थे सॉल्व करने का टाइम। एल टी माइनस एल नॉट कितना होता है? डेल्टा एल होता है, इक्वल्स टू एल नॉट। क्या मुझे बता सकते हो कि एल नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 मीटर। एल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है? 10⁻⁵ डेल्टा टी की वैल्यू 100। डेल्टा एल, तो ये डेल्टा एल की वैल्यू जो है वो इवेलुएट हो जाएगी। यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू इवेलुएट करोगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर यहाँ से क्या निकालोगे बेटे? फोर्स की वैल्यू। समझ आया? अब करो शाबाश ध्यान से अपने आप। बहुत अच्छी परसेंटेज है जैक। इतनी परसेंटेज ना जनरली 9-10 में आती होती है। हमने तो 60-70% से ही, मेरी खुद की परसेंटेज 11 में 60-70% ही थी शायद। निकालो फटाफट आंसर। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन नोट कर लो, बाद में चेक करेंगे कि ठीक है कि नहीं है। 44 का सेकंड ऑप्शन आंसर निकाला इन्होंने, 50 × 10⁻³ बाकियों का हुआ दिवजोत। कॉन्सेप्ट समझने के बाद ना तुम्हारी जो कैलकुलेशंस है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होनी चाहिए, इतनी जल्दी जल्दी होनी चाहिए। डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी आपको। एल इंटू एल्फा डेल्टा टी कर दोगे ना, वो डेल्टा एल की वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन सेकंड इन्होंने बताया, बताओ मेरे को बनाया सही है ये नहीं? 50 × 10⁻³ ठीक है। सो दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली। 44 का सेकंड। हो गया? हो गया मेगा? कैलकुलेशंस किया आपने? ठीक हो गया? सभी को समझ में आ गया? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बोल दो एक बारी। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और उसके बाद शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है। जो तुम्हारे रबर बैंड्स होते हैं, रबर बैंड्स को स्ट्रेच करते हो तो कौन सा मॉडुलस होता है वहाँ पे? कौन सा मॉडुलस होता है बेटे? जब हम रबर बैंड्स को स्ट्रेच करते हैं तो वो शेयर मॉडुलस होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्विस्टिंग आ जाती है। तुम ट्विस्ट भी कर सकते हो ना उसको, तो वहाँ पे ट्विस्टिंग आ जाती है, तो शेयर मॉडुलस क्या होता है? शेयर मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जनरली सॉलिड्स में होता है, बल्क मॉडुलस जनरली लिक्विड्स में होता है, और शेयर मॉडुलस जो है वो सॉलिड्स में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये हमारे पास था क्वेश्चन, योनी का हो गया अपना।
Question number 44. Now let's move on to another question. लो जी, ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। कर लो नोट पहले। The minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of the earth, surface of mass capital M and radius r in a circular orbit at an altitude of, मतलब हाइट दी हुई है 2r from the surface of earth। अर्थ का मास दिया हुआ है m और रेडियस दिया हुआ है r। देखो, कहते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब मान लो ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ का जो मास है उसने कैपिटल M दिया हुआ है, और अर्थ का जो रेडियस है वो भी कितना दिया हुआ है, कैपिटल R। अच्छा, वैसे हमें अर्थ का रेडियस पता है कितना होता है, 6400 किलोमीटर, और मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये चीज़ हमें पता है, लेकिन उसने हमें m और r दिया हुआ है। कहते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे सैटेलाइट पड़ा हुआ है स्मॉल m पे, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ of mass m and radius are in a circular orbit and an altitude of 2r from the surface of the earth। मतलब यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इसका जो हाइट है वो कितनी है, 2r है, क्योंकि उसने बोला है ना फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। क्या निकालनी है यहाँ पे आपने एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो जब आप एनर्जी निकालोगे, अब मुझे बताओ सर्फेस ऑफ अर्थ पे कितनी एनर्जी होगी, माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r। ये सर्फेस ऑफ अर्थ पे होएगी, है ना, इज इक्वल टू, ऊपर जब जा रहा है हाइट पे, तो मैं हाइट पे हाफ इंटू m इंटू बी स्क्वायर, प्लस जब तुम हाइट पे पहुंच गए तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी होएगी, वो कितनी होएगी, माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन, ये r था और ये 2r था, ये कितना हो गया 3r। ठीक है, यहाँ से हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना ज़रा, हाफ एम बी स्क्वायर, सिर्फ अभी हाफ एम बी स्क्वायर निकालो।
माइनस जी, ये हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास। ये हो गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और साथ में क्या होगा माइनस जी एम एम अपॉन जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 3 आर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 3 आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल टू वॉट, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई है? नीचे हमारे पास हो जाएगा 3 आर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम और माइनस 3 जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इज इक्वल टू वॉट, क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। ये वैल्यू बताओ कितनी आ गई? एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? इक्वल्स टू -2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3 आर। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी थी कहाँ पे आई? कहाँ पे आई है? 2 आर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ ना, तो जो 2 GM/3 आर आंसर आ जाएगा। माइनस का साइन तो सिर्फ डायरेक्शन ही बताता है। तो 2 G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3 आर। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, ये इक्वेशन हमने ना, एक मिनट, ये गलत बन गई। देखो, वो कहता है कि जो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। मतलब सर्फेस ऑफ अर्थ पे तुमने उसको मास को कोई काइनेटिक एनर्जी दी होगी, दे दी, वो हाफ एम बी स्क्वायर। और सर्फेस ऑफ अर्थ पे उसके पास क्या होएगी? पोटेंशियल एनर्जी भी होएगी। वो कितनी होएगी? कैपिटल आर इज इक्वल टू, अब वो डिस्टेंस पे चला गया, हाइट पे चला गया, और हाइट कितनी है उसकी? 2 आर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ से उसकी जो वो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? सेंटर से कितनी हो जाएगी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितनी हो जाएगी? 3 आर। यहाँ से हाफ एम बी स्क्वायर निकालो, करो सॉल्व। हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम वन आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन 3 आर। सेम आ रही है, वैल्यू सेम आ रही है, तो बस फिर ठीक है, वो बाई चांस आ गई सेम, क्योंकि इक्वेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई थी। सेकंड आएगा आंसर। ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस r इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। इसके बाद ना, इसके साथ ही लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। अच्छा, इसमें अगर मान लो मेरे पास 3 पार्टिकल सिस्टम है, यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है, ये m1 है, और ऐसे ही दूसरा मास पड़ा हुआ है कॉर्नर्स पे, ये क्या m2 है, और ये तीसरा मास पड़ा हुआ है थर्ड कॉर्नर पे, इसको m3 बोल देते हैं। तीनों का जो डिस्टेंस है वो r है। इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? पेयर्स बना के। आता है ना सभी को? कितने पेयर्स बनेंगे यहाँ पे? 1 2 3, 3 पेयर्स बनेंगे, और तीनों पेयर्स की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देंगे, वो नेट आ जाएगी सिस्टम की।
समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 GR। लिखो इसको 2 GR, या फिर ये भी हो सकता है अंडर रूट ऑफ 2 GM/R। वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लिख लो इसको, बार बार बोल बोल के, बार बार लिख लिख के याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ या फिर GM/R। वैल्यू कितनी होती है इसकी? 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से करना है क्वेश्चन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जो कि तुमने पढ़ा हुआ है। एक मास है मेरे पास, ये पहले भी करवाया तुमको। एक मास है, चलो जो भी उसकी वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास है 2 न्यूटन लग रहा है, और ये ऊपर लग रहा है हमारे पास 1 न्यूटन। ठीक है, इस तरफ है एंगल, ये मैंने बना दिया 60 डिग्री। 60 डिग्री शायद ये है 4 न्यूटन। आपने नेट फोर्स निकालनी है। ये जो मास है ये है स्मॉल एम। चलो मास की वैल्यू नहीं देते, बस सिर्फ नेट फोर्स निकाल के दिखा दो, इसी मास से कंफ्यूज हो जाओगे। फटाफट से न्यूटन में आंसर निकालो 2 मिनट्स के अंदर। आंसर आ गया? आंसर बताओ कितना? 2√3 प्लस 1.7 इंटू 2। हाँ 4.4 करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। देखो भाई, इन्होंने निकाल भी लिया। देखो ये 4 न्यूटन है, तो यहाँ पे इस तरफ क्या होगा? 4 cos 60 होगा, 4 cos 60, और ऊपर की तरफ होगा 4 sin 60। तो आपका cos 60 तो होता है 1/2, तो 4/2 हो गया। वो कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब ये वाली जो फोर्स है और ये फोर्स है, आपस में एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। तो 1 प्लस, फर्स्ट चैप्टर में सुपरपोजिशन को यूज़ करूँगा मैं, फोर्सेस को, वहाँ पे फंस जाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताओ। प्लस 4 sin 60, sin 60 क्या होता है? √3/2, तो ये हो जाएगा प्लस 2√3। तो 2√3 प्लस 1 इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन्स। ठीक है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तुम कर लोगे। सिर्फ टाइम पीरियड चाहिए हमें सिंपल पेंडुलम का। 2π√L/g होता है, सभी को पता है।
आंसर ना नोट करते रहना, जैसे 37 जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, उसके उसके हिसाब से नोट करते रहना। हाँ जी बोलो। हाँ जी। थर्ड नहीं, so you have 30 seconds more. Second is the correct answer. देखो, कहते if the mass of a bob in a simple pendulum is increased to thrice its original mass and length is made half its original length, then the new time period of oscillation is x by 2 times its original time period, then the value of x is. ठीक है, तो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो मास का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन लेंथ जो है इज़ मेड एंड द लेंथ इज़ मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब जो न्यू टी डैश होगी उसकी वैल्यू होगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई टू जी हो गया, है ना? तो अगर एल बाई टू जी हो गया तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया बोलो? 2 पाई अंडर मतलब 1/√2 टाइम्स हो गया, t/√2 हो गया। लेकिन वो कहता है कि जो न्यू टाइम पीरियड है इज x/2 टाइम्स दी ओरिजिनल टाइम पीरियड, मतलब जो न्यू टाइम पीरियड है टी डैश इज इक्वल टू x/2 क्या होगा? टी के इक्वल। आपने क्या निकाला टी डैश? आपने निकाला t/√2 इज इक्वल टू वॉट? x/2 इंटू टी। टी से टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? √2 आ गई। समझ आया? फिर से देखते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बेटे हमको चाहिए, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, इतनी नॉलेज चाहिए बस। तो उसने क्वेश्चन में बोला कि मास को थ्राइस कर दिया। भाई मास तो तब यूज़ होता अगर फॉर्मूला होता t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, लेकिन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी यूज़ हो रहा है। अच्छा, वो कहता है लेंथ इज मेड हाफ, लेंथ को मैंने हाफ कर दिया, टी डैश निकालने के लिए एल बाई टू कर दिया। तो अगर एल बाई टू किया तो t/√2 हो गया, t/√2 हो गया। तो अब उसने जो रिलेशनशिप दिया टी डैश इज इक्वल टू x/2 ऑफ टी, वैल्यू सब्सिट्यूट करिए, एक्स की वैल्यू क्लियर कट आ गई √2। दिव्योत पता लगा? ठीक है, समझ आ गया? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर्मूला लिखो। क्या होता है फॉर्मूला? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। फिर इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और हो जाएगा कि अगर तुम्हारे पास मास दिया हुआ है और के की वैल्यू दी हुई है तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। लिख लो ये भी, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, एम बाई के। फिर फोर्स की वैल्यू लिखो, एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स। के क्या होता है? के कौन सा कॉन्स्टेंट होता है? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। इतनी क्लियरली जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि घर जाके उसको 2 बारी 3 बारी करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 था ये, तुमने √2 आंसर निकाल दिया। लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गए ना, थर्ड 3 क्वेश्चन हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 4 लो, करो नोट। नहीं पता क्या, स्माइलिंग फेसेस नहीं होने चाहिए जब हम काम कर रहे हैं। किसी शॉपकीपर के पास भी जाते हो काम करने के लिए, वो दांत निकालने लग जाए, तुम कहोगे यार मैंने तेरे को दिया सामान, तू कर और दे और मेरे को भेज, है ना? तो इसलिए काम करो। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना है।
इतना सिंपल क्वेश्चन है ना ये. One minute left. वो क्या था सभी टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी था ना, मुझे याद है. वही क्वेश्चन है मैंने बोला टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी. फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, आंसर बताओ भाई. बेटे मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10 that of the earth and its diameter is half that of the earth. The acceleration due to gravity on that planet is, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपन आर स्क्वायर, यही होता है. तो कहता है कैपिटल, कहता है मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10, यानी कि ये हो गया 1/10. और डायमीटर इज हाफ, अगर डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ होगा, है ना. डायमीटर अगर हाफ है तो रेडियस भी हाफ होगा. तो डायमीटर अगर हाफ है तो रेडियस हाफ हो गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर और ऊपर चला गया 4. तो अब ये 4/10, 4/10 मतलब कितना आ गया 0.4, यानी कि जी डैश इज इक्वल टू 0.4 इंटू जी. जी कितना होता है 9.8, 9.8 को मल्टीप्लाई करना है ज़रा 0.4 से, 3.92. तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. एक बार दोबारा करो, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर कॉन्शियसली, तो इसे लिखो और फिर चारों क्वेश्चन को देखना, फिर हम आगे चलते हैं.
ऐसे कर लिया। स्मॉल जी की वैल्यू बोलो क्या होती है, स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 और दूसरी कैपिटल जी की फॉर्म में कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल एम क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ। वो कितना होता है 6 इंटू 10^24 kg। ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद देखो हाइट के साथ क्या रिलेशन होता है। अगर हाइट के साथ रिलेशनशिप पूछा जाए तो ग्रेविटी का क्या रिलेशनशिप होता है, सीधा g into r square अपॉन r plus h का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखो ये भी लिखो g dash is equal to small g into पूरा करिकुलम 11 12 का तो मैं रिवाइज करना पड़ेगा, फिर जेई नहीं किसी अच्छे कॉलेज में जाना तो। लिखो लिखो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट। वो लिखो g dash is equal to g into r square अपॉन r plus h का होल स्क्वायर। स्मॉल g into r square अपॉन r plus h का होल स्क्वायर। फिर लिखो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद डेप्थ g dash is equal to g into 1 minus d by r। अच्छा फिर ना एक बड़ा यूनिक सा पॉइंट लिख लेना, एक क्वेश्चन आता होता है कि कितनी डेप्थ नीचे जाएं और कितनी हाइट ऊपर जाएं कि जो इफेक्ट है ग्रेविटी का वो सेम हो। फिर से सुनो ध्यान से क्वेश्चन, कितनी डेप्थ नीचे जाएं और कितनी हाइट ऊपर जाएं कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है उसका जो इफेक्ट है जो चेंज है वो सेम हो। वो पता है क्या होता है, d इज इक्वल टू 2h। लिख लो at d is equal to 2h, at d equals to 2h the value of gravity at the depth becomes equal to the value of gravity at height। ये आया पता कैसे, देखो इधर ग्रेविटी निकालनी है डेप्थ में और उसने बोला कि ये इक्वल होनी चाहिए ग्रेविटी एट हाइट के। तो मुझे पता है ग्रेविटी एट डेप्थ का फॉर्मूला होता है 1 माइनस d बाई r। ये रिलेशनशिप लिख लिया g डैश सॉरी g, और यहाँ पे भी क्या होगा g इंटू 1 माइनस 2h बाई r। तो आपका ये तो g और g कैंसिल हो गया, ऐसे 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा d इज इक्वल टू 2h, स्मॉल d इज इक्वल टू 2h। समझ आया? सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 4th। क्वेश्चन नंबर 5th, लो जी नोट करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स अगर हल्के से भी क्लियर है सीधा आंसर दे सकते हो। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन, पॉइंट P मूव स्लोअर देन द पॉइंट Q। मतलब सीरियसली तुमको लगता है कि अगर कोई चीज़ रोल कर रही है तो जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, हाँ क्या होना चाहिए आंसर, बोथ द पॉइंट्स P एंड Q मूव विद द इक्वल स्पीड। अच्छा मतलब तुम्हारे पास कोई अगर व्हील रोल कर रहा है, अगर मेरी गाड़ी का टायर चल रहा है तो वो ऐसे ही चल रहा है ना, वो घूम नहीं रहा। वो तुम्हारे कहने का मतलब है P और Q की अगर सेम पॉइंट की वेलोसिटीज है
सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया तुमको? देखो जो रोलिंग मोशन है, एक तो अभी तक देखो रोलिंग मोशन में तुमने ही तो किया था बेटे कि जो ऊपर वाला पॉइंट होता है फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट होता है, ये तो सेंटर ऑफ मास के साथ चल रहा होता है। और जो ये वाला पॉइंट होता है ये तो वर्चुअली किस पे होता है? रेस्ट पे। और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 2 VCM पे। अब देखो मैं तुम्हें याद कराता हूँ कैसे तुम्हें आता है। रोलिंग का मतलब क्या होता है? रोलिंग का मतलब होता है रोटेशन, रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन, है ना? यही तो था रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन तुम्हारे पास ये हो गया, ये ऊपर वाला पॉइंट ये ऐसे यहाँ पे जा गया, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो कहाँ पे चला गया? ऐसे। प्लस ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन में तो भाई सीधा सीधा चल रहा होता है ऐसे, यानी कि जो हर एक पॉइंट है ये भी यहाँ पे ऐसे चलेगा, ये भी ऐसे चलेगा, और ये भी ऐसे चलेगा। यहाँ पे ये पॉइंट ज़ीरो पे है, ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास है। दोनों को ऐड कर दोगे, जब दोनों को ऐड करोगे VCM प्लस VCM कितना होगा? 2 VCM। ठीक है, फिर VCM और ज़ीरो यहाँ पे क्या होगा? VCM। फिर उसके बाद ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो। तो ये था रोलिंग मोशन में। लिखो इसको दो बारी, एक बारी देख के लिखो, एक बारी अपने आप याद करके लिखो। लिखो रोलिंग मोशन। रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन। समझ आया वंश? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी। लो जी क्वेश्चन 6 बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें ना सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट लगता है बस। अच्छा एक बात बताओ, सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये तो फॉर्मूला हो गया। वैसे सरफेस टेंशन क्या होती है? पानी का हर एक मॉलिक्यूल सरफेस पे अगर आना चाहते हैं, जैसे हम लोगों में भी तो टेंशन होती है ऊपर आगे सबसे जाने की, है ना? तो सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to bring the molecule of the water which are in between the molecule of water surface to the upper surface, to the layer of the water surface, upper layer of the water surface, उसको surface tension कहते हैं। और जो upper surface पे जो molecules होते हैं उनको continuously pull कहाँ पे मिल रहा होता है? नीचे की तरफ, है ना? उनको नीचे की तरफ, यही होता है ना? हर कोई नीचे गिरने में लगा हुआ है कि नहीं? ऐसे ही होता है, इसलिए वो भी याद रखना। जो मॉलिक्यूल्स ऊपर होते हैं, जो सरफेस पे होते हैं, बड़ा टेंशन होता है उनको, क्योंकि नीचे की तरफ बड़ा वो फोर्स लग रही होती है। ठीक है, करो सॉल्व। फोर्स पर यूनिट लेंथ फॉर्मूला भी पता लग गया तुमको, तुमने सिर्फ लगाना है।
सेकेंड्स और आंसर आया। देखो भी मैं सॉल्व करता हूँ। कहते हैं थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 0.045 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। अच्छा, इस प्लेस जेंटली ओवर द सर्फेस ऑफ द वाटर, सर्फेस टेंशन की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.07। और निकालना क्या है, हमने फोर्स निकालनी है बेटे। सिंपल तो है, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स हमने इवेलुएट करनी है पर यूनिट लेंथ। अब डिस्क है, उसकी सर्कम्फरेंस होगी उसकी लेंथ। डिस्क के केस में उसकी सर्कम्फरेंस बन जाएगी, तो मतलब क्या होगा 2 पाई आर होगा। आर की वैल्यू आपके पास गिवन है, टी की वैल्यू भी गिवन है, एफ निकालो। सिंपल तो था। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एफ बाई एल। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटे, बहुत क्लियरली अपना टेम्परामेंट है चेंज करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, थ्योरी पढ़ना बंद करो। हाँ जी, आंसर क्या है इसका, सुदीप सॉल्व करो आप भी कंसंट्रेट करके। मेगा हो रहे हैं, पुराने क्वेश्चन हुए सारे। थर्ड ऑप्शन 1.98 मिली न्यूटन। मिली न्यूटन है ये, इंटू मतलब 10⁻³ है। यही आंसर। आंसर क्या आ रहा है बेटे ABCD में से, हाँ 19.8 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है भाई, स्मॉल t इज इक्वल टू F/2 पाई, 2 इंटू 3.14 ले लो इसको। रेडियस कितना है 0.045 और टेंशन की वैल्यू कितनी है 0.07। तो ये हो जाएगा 0.07 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 0.045। बेटे इसको मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को आंसर क्या प्रॉब्लम है। मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, आंसर बताओ क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। थर्ड पार्ट है 1.98 मिली न्यूटन, ये 1.98 यही आ रहा है चाहे मिली न्यूटन।
मिली 10⁻³ -3। बताओ, बाकी बता ही नहीं रहे। हाँ जी, 19.8 आ रहा है ना, बस 19.8 है फिर। 19.8 मिली न्यूटन, 19.8 मिली न्यूटन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर था ये 30। अच्छा, अब देखो, ये हो गया सभी का। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक मैंने ना गवर्नमेंट स्कूल के एग्ज़ाम में 11th का जो फाइनल एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन देखा। वो क्वेश्चन मुझे वो लगा कि डिफ़िकल्ट है, बच्चे तो कर ही नहीं पाएंगे उसको। क्या था वो? टी इज इक्वल टू a x² + bx। अच्छा देखो, मैं वो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। कहता है t इज इक्वल टू a x² + bx एक इक्वेशन है जहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। कहता है ये जो मोशन है इसकी एसेलरेशन के बारे में बताओ कि एसेलरेशन इसकी क्या होगी। मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, क्या होगा वो मोशन, वो बताना है। एसेलरेटेड है कि रिटार्डेड मोशन है? तो तुम बताओ, तुम करो पहले। किया था ना ये क्वेश्चन नंदिनी? तो बताओ, t इज इक्वल टू a x² + bx। एसेलरेटेड मोशन है, आपको ये लगता है एसेलरेटेड है? और ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब फिर कल कर लेना, ठीक है, परसों। हाँ जी बोलो। टी से क्या निकालेंगे? हाँ निकालो, निकालना जरा भी। ऑब्वियसली जो तुम्हारी एक्स टी की इक्वेशन है उसकी अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो स्पीड आएगी, और फिर स्पीड टाइम की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगी? एक्सेलरेशन आएगी। शिवांश किया था ये क्वेश्चन? हाँ ना, ये क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा था? क्या आंसर क्या लिखा था? हाँ, एक्सेलरेटेड नहीं है इसका आंसर, रिटार्डेड है, रिटार्डेड मोशन है। अब देखो कैसे करना है, बता। इक्वेशन तुम्हें पता लगे t इज इक्वल टू a x² + bx। बेटे पता है क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसका ना कोई लेवल नहीं होता, कुछ भी आ सकता है कहीं से भी, इसलिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो t इज इक्वल टू a x² + bx। देखो इक्वेशन लिखते हैं हम, बोलो मेरे साथ इक्वेशन बोलो, क्या है? t इज इक्वल टू a x² + bx। तुम्हें ये बताया कि एक्स टी इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करते हो तो वो आपको स्पीड देती है, और जब तुम स्पीड टाइम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो तो वो एक्सेलरेशन देता है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? अब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, अब ध्यान से सुनना। पहले टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। टी की डिफरेंशिएशन 1 हो गई, इक्वल्स टू ए, यहाँ पे बन गया 2ax, और फिर x दोबारा इसकी करेंगे dx/dt प्लस b इंटू dx/dt। लिखना मत अभी। अच्छा, फिर मैं आता हूँ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एक्स, dx/dt क्या होगा? v प्लस b इंटू v। 1 इक्वल्स टू v इंटू ये क्या आ जाएगा? 2ax प्लस b। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मेरे पास v की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? v इक्वल्स टू 1/2ax प्लस b। ये वैल्यू आ गई v की। बोलो समझ आया? लेकिन मेरे को पहुँचना कहाँ पर है बेटे? एक्सेलरेशन तक। इसको दोबारा क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। दोबारा डिफरेंशिएट किया, dv/dt तो एक्सेलरेशन होता है, इक्वल्स टू ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन गया। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तुमको करनी आती है। डिनोमिनेटर का क्या करते हो? स्क्वायर करते हो। 2ax प्लस b का स्क्वायर कर दिया। फिर तुम डिनोमिनेटर को पकड़ के ऐसे लिखते हो और डिफरेंशिएशन करते हो किसकी? न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में तो 1 है, 1 तो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, माइनस माइनस। अब क्या होगा?
1 होगा और डिफरेंशिएशन 2ax प्लस बी की होगी, तो 2ax प्लस बी की डिफरेंशिएशन करोगे तो 2a इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब 2a इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा, v होगा। समझ में आया? विच इज़ इक्वल टू ए इक्वल्स टू, अच्छा ज़ीरो को इस सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो माइनस 2 इंटू ए इंटू वी अपॉन 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, कॉन्सेप्ट को। जो तुम्हारा पेपर होता है जैसे नॉन मेडिकल का, वो जेई का पेपर होता है जनवरी में, ठीक है? तुम्हारा जो सिलेबस है वो पहले ही हम ख़त्म करवा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, बोर्ड्स भी टैकल हो जाएंगे, और बोर्ड्स का जो जो एग्ज़ाम है वो भी तुम इजीली क्रैक कर लोगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ कॉलेज सिलेक्शन में आती है, कॉलेज लेने में आती है, और तुमको बहुत लेट ये रियलाइज़ होगा कि अगर प्रॉपर कॉलेज नहीं मिला तो वो जो फ्यूचर है वो ख़त्म है, वहीं पे क्रॉस लगा देना बस। अब तुम अगर किसी ABCD कॉलेज में जा रहे हो तो वो फ्यूचर ख़त्म हो गया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो लर्नेड होता है ना वो पहले ही देखता है। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल से एग्जांपल, कि पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से कॉलेज से बच्चा ग्रेजुएट है, उसे पता लग जाएगा उसके एप्टीट्यूड के स्किल्स का। जैसे जब तुम्हारी 11th में एडमिशन होती है या कुछ होती है तो हम 10th की परसेंटेज पूछ लेते हैं, हमें पता लग जाता है मैथ साइंस के मार्क्स में बच्चे का लेवल कहाँ पे है। इसी तरीके से तुम्हारी कॉलेज की डिग्री तुम्हारा लेवल बताएगी। क्लियर है? तो बात समझ में आ रही है? तो वो टारगेट नहीं, वो हो जाएगा, वो तुम्हारे सिलेबस भी 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा, बोर्ड भी बड़ा अच्छा कॉन्कर कर लोगे, कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे पास सिर्फ ये है कि हमें पैक थापर मिल जाए, या ऑब्वियसली NIT IITs मिल जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है? अच्छा अब देखो ए की वैल्यू क्या होगी, बोलो। ए इक्वल्स टू, यहाँ से क्या है बोलो, -2 ए इंटू वी अपॉन, नीचे क्या था, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन 1/2ax प्लस बी किसकी वैल्यू है? 1/2ax प्लस बी, पीछे देखना जरा किसकी वैल्यू थी, v की। यानी कि v की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 1/2x प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर। तो v स्क्वायर इंटू वी क्या हो जाएगा, v क्यूब हो जाएगा। यानी कि a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 इंटू, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये वाला a कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन है ना? तो ये क्या है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट, और ये होगा -2a v क्यूब। तो अब मेरे को बताओ, इफ a इज प्रोपोर्शनल टू v क्यूब, इज इट अ लीनियर मोशन और नॉन लीनियर मोशन? नॉन लीनियर है ना बेटे, लीनियर होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ये नॉन लीनियर है। और ऊपर से आ गया माइनस, मतलब ये एक्सेलरेटेड नहीं है, ये रिटार्डेड है। ये करके दिखाना था वहाँ पे, और रिटार्डेड मोशन प्रूव करना था, ठीक है? एक बार देखो और करो अपने आप। लो, डिफरेंशिएट ही करना है और तो कुछ भी नहीं करना। देखो अभी ये स्कूल एग्ज़ाम में आया हुआ है, 11th की, वो भी गवर्नमेंट स्कूल एग्ज़ाम में, और लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का पेपर ऐसे ही होगा।
कर दो नेक्स्ट स्लाइड। लो जी, सो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे वो हमने नीट के 5 तक कर लिया था ना, 6 तक कर लिए। क्वेश्चन 7 सुदीप फोकस नहीं करना, अभी इतनी मेच्योरिटी नहीं आई। अब तो वैसे मेच्योर हो गए होंगे, अब बचकानी हरकतें छोड़ के अनिकेत काम करना आ गया होगा, इतना तो अकल आ गया होगा, इतना तो दिमाग में आ ही गया होगा। चलो करो क्वेश्चन नंबर 29। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थिन रॉड, सीधा फॉर्मूला लगना है इसमें, सिर्फ तो एक्सेस देखनी है। क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। मिड पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम इंटू एल स्क्वायर अपॉन 12। लेकिन ध्यान रहे यूनिट्स तो ग्राम में रख लो सारे, फिर सीधे सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा लेंथ का। लेंथ तुमने निकालनी है, आई और एम तुमको दिया हुआ है, करो सॉल्व। समझ आ रहा है न्योनी का? क्या आंसर है? फर्स्ट ऑप्शन आंसर भी आ गया भाई, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। 29 का फर्स्ट ऑप्शन 8.5 सेंटीमीटर। और किसी का आया? फर्स्ट आ गया, बस ठीक है। दिवजोत आ गया, दिवजोत और आपके साथ बेटे आपका नाम भूल गया, तन्मय आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद इन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू। अच्छा यहाँ पे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं कुछ। रिंग का लिखो, देखो रिंग का अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कितना होता है वो?
mr square, वेरी गुड। फिर लिखो रिंग का about an axis which is passing through the diameter, about an axis which is passing through the diameter, ये कितना होता है बेटे? mr square upon 2, mr square upon 2। अच्छा, फिर उसके बाद लिखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? About an axis which is passing from the center and perpendicular to its plane। Don't stop writing और कभी भी ये मत सोचना कि मेरे को आ गया अगर तो हमारे रिजल्ट्स हो जाएंगे, वो अपनी अपनी लेट द रिजल्ट्स स्पीक ना, अपने से अच्छा आएगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। अच्छा फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, ये साथ हमारे पास इनर्शिया का रिवाइज हुआ कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। क्वेश्चन 8 है ना ये? दो जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विद इन 2 मिनट्स यू कैन आंसर, नो राइट, नो नीड टू कैलकुलेट, सीधा ही है। बोलो मत, काम करो बस। The quantities which have the same dimensions है, क्या आंसर है जैक? अच्छा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए कितना याद है हमको, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? DA अपॉन, देखो हमारे पास वो भी है जिन्होंने टॉप किया 11th में और 90% स्कोरर्स भी हैं। खैर वो बहुत बड़ी बात है, वो बात नहीं है, वैसे कह रहा हूँ। लेकिन सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? DA अपॉन आर स्क्वायर। कितना होता है? लिखो DO इज इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर, सॉलिड एंगल। इसलिए तो मैं कहता हूँ, तुम कहते हो कि सर हमें आता है सब कुछ, हमने क्यों लिखना है? DO इज इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूँ, एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं बेटे? मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर के भी मीटर स्क्वायर हो गए, इसका मतलब सॉलिड एंगल के कोई भी यूनिट्स नहीं होते, डायमेंशंस भी नहीं होते। तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सिर्फ तुम्हें यहाँ तक पहुँचना था बस, स्ट्रेन और एंगल, क्योंकि स्ट्रेन के भी डायमेंशन नहीं होते, एंगल के भी नहीं होते। ये हमने अब 11 साथ लेके चलनी है 12th के। अब लिखो 7 फंडामेंटल डायमेंशन, लिखो 7 फंडामेंटल डायमेंशन। पहली बोलो
लेंथ सेकंड, मास तीसरी, लिखो लिखो, लेंथ मास टाइम। लेंथ मास टाइम और उसके बाद क्या है, टेम्परेचर और करंट। लिखो, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, और ल्यूमिनस डेंसिटी और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9th। नहीं कंसिडर करोगे, कर लो भी नोट। लो जी, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास, इन इलास्टिक क्वांटिटी को रीजन है, इन इलास्टिक। अच्छा ये बताओ, इलास्टिक में क्या चीज़ें कंजर्व होती है, लीनियर मोमेंटम भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और इन इलास्टिक में सिर्फ लीनियर मोमेंटम होता है। चलो लगाओ फिर। सुदीप अटेंटिव बैठना है। हाँ जी, क्या आंसर है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन सभी का हो गया, वेरी गुड। अगर हो गया तो देखो, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो completely in elastic quantity collision. The body A moves with velocity v1 while body B is at rest before collision. The velocity of the system after collision is v2. Two bodies A and B of same mass undergo completely inelastic collision. देखो पहले the body A moves with velocity v1 while B is at rest before collision, मतलब पहले जो velocity थी वो mv1 और दूसरे की क्या थी, 0। कोलिजन के बाद क्योंकि इनइलास्टिक है तो दोनों क्या हो गए, इकट्ठे चलने लगे। अगर इकट्ठे चलने लगे तो मतलब 2m हो गया इंटू बी डैश कह दो, बी डैश कह दो, तो बी डैश की वैल्यू क्या होगी, बी डैश की वैल्यू हो गई v1/2। वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन मतलब v डैश, कोलिजन इज v2, चलो अगर उसने बोल ही दिया वो v2 है, डिवाइडेड बाय द रेशियो v1:v2 इज v1/v2। अब क्या होगा, 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ वाले 2 ऊपर आ गया तो आंसर क्या आ गया, 2:1 आ गया। इजी क्वेश्चन था ये, हो गया सभी का। यहाँ तो फॉर्मूला लिख लो, देखो v1 इज इक्वल टू इलास्टिक कोलिजन का लिखो, इलास्टिक कोलिजन लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, relative velocity of separation upon
relative velocity of approach. v2 minus v1 upon u1 minus u2. अच्छा, फिर उसके बाद देखो इलास्टिक कोलिजन के लिए स्मॉल ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है? 1। लिखो फॉर इलास्टिक कोलिजन स्मॉल ई इक्वल्स टू 1। ठीक है। अच्छा, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन स्मॉल ई इक्वल्स टू, इनइलास्टिक कोलिजन में स्मॉल ई कितना होता है बेटे? 0। परफेक्ट इनइलास्टिक में 0 वैसे लेस देन 1। ठीक है। अब लिखो v1 का फॉर्मूला, मतलब इलास्टिक कोलिजन में v1 का फॉर्मूला, दैट मींस द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजंस। तो v1 का फॉर्मूला होता है v1 इज इक्वल टू, समीर आगे ध्यान दो, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, और ये सब पढ़ा हुआ तुमने है ना, v1 और v2। अपने नोट्स जो तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स हैं संभाल के रखना, जो तुमने खुद लिखे हुए हैं। v2 इक्वल्स टू m1, m1 की वैल्यू क्या है? m2 माइनस m1 इंटू क्या होगा? u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस क्या होगा? 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। लो करो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जो क्वेश्चन है ये सभी ने अपने आप करना है। 10th पे पहुंच गए हम। लो कर लो नोट। ध्यान से नोट करना है और फिर सॉल्व करना है। आगे आंसर क्या आंसर है?
कैसे किया है any instant of time the displacement of the particle is given by कैसे किया बताओ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू 2t माइनस 1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन और स्पीड की वैल्यू कितनी है अगर डिस्प्लेसमेंट इतनी तो 2 ही आ जाएगी पावर क्या होती है बड़ा सिंपल क्वेश्चन तो 10 वॉट आ गया ठीक है एक फॉर्मूला लिखो पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी ठीक है एक ना बेटे एक होता है किलोवाट और एक होता है किलोवाट आवर दोनों में डिफरेंस क्या है एक किलोवाट होता है और एक किलोवाट आवर होता है दोनों में डिफरेंस क्या है किलोवाट पावर का यूनिट है किलोवाट आवर किसका यूनिट है वो भी तो पावर का यूनिट है तो डिफरेंस क्या है दोनों में बताओ अब हमने इंटरैक्ट करके बेटे लर्न करना है ये 12th में स्टार्ट हो जाएंगे टॉपिक्स तो तुम इससे वैसे ही नहीं हमने इम्प्रूव करना है बताओ क्या होगा बोलो लिखो यहाँ पे हो गया किलोवाट और ये हो गया किलोवाट आवर पहले तो जो किलोवाट है वो नॉर्मल यूनिट है पावर का और ये कमर्शियल यूनिट है जो बिजली के बिल आते हैं तुम्हारे घरों में वो किलोवाट आवर में आते हैं ठीक है अच्छा 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं 1000 वाट देखो सब करवाया हुआ है तुमको फिर वैसे ही 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स कितने होते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स समझ आया और 1 किलोवाट में 1000 वाट हो गए चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करना था 11th चलो ये क्वेश्चन कर लो अपने आप मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस के ऊपर बेस्ड है
हाँ जी. You want 2 minutes? You want to try actually or not? Take 1 or 2 minutes. Try hard. गिवन लिखो, निकालना है क्या समीर? ये देखो. हाँ जी. मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ ए स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, मतलब उसकी जो एल की वैल्यू है वो 1 मीटर है. इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इट्स यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 2 × 10⁻11. तो मैक्सिमम इलोंगेशन, तुम्हें डेल्टा एल निकालना है. तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन क्या करना है? डेल्टा एल बाई एल, है ना. डेल्टा एल की वैल्यू वैल्यूएट करनी है. वाई तुमको दिया हुआ है और एल भी तुमको दिया हुआ है. और बेटे तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है ना. इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट फोर्स बाय एरिया है. फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू तुमको सीधी दी हुई है. कितनी दी हुई है? 8 × 10⁸ करो अब सॉल्व. सिर्फ यहाँ पे तुम फंस रहे थे कि वो इलास्टिक लिमिट क्या है जी. फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, आंसर बताओ. 20 का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है. यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, तीनों के फॉर्मूला लिखो. यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, तीनों के फॉर्मूला लिख लिए. लिख लिए. फिर लिखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. लिखो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. फिर लिखो ये वाला पॉइंट लिखो. लिखो इफ इलास्टिक लिमिट इज गिवन, if elastic limit is given then it is equal to stress. if elastic limit is given, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. if elastic limit is given then it is equal to stress. थोड़े से रह गए, हम क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. मानसी, लो नेक्स्ट क्वेश्चन. लो जी, ये भी आता है तुमको. एसएचएम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, लिख लो. सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव.
बताओ क्या आंसर होगा। सेकंड है, सेकंड आंसर है। शायद नहीं करना, हमने श्योर होना है, हमने ये नहीं करना, हमने कहना 100% हमारा आईटी रुड़की है। आईटी रुड़की जो होता था ना, वो पहले रुड़की यूनिवर्सिटी होता था। मैंने रुड़की यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग की हुई है। वो आईटी रुड़की था तब। तो बाद में उन्होंने आईटी रुड़की कन्वर्ट कर दिया था। एक्स इज इक्वल टू 5 sin πt + π/3। देखो, एम्पलीट्यूड एट 9 पीरियड। अब तुम्हारा एम्पलीट्यूड तो सीधा क्या आ गया, 5 आ गया। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल है बेटे, किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। तो पाई ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/टी इक्वल्स टू पाई। पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल हो गया। तो टी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 सेकेंड्स के। 2 सेकेंड बाद आंसर आ गया, है ना। सिंपल था ये तो। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। क्वेश्चन नंबर, लो, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बुकलेट में सॉल्व क्वेश्चन है ये। तुम्हारी जो बुकलेट है उसमें सॉल्व क्वेश्चन है। दिख नहीं रहा है, ब्लॉग है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। गर्मी लग रही है तेरे को, कर लो। हाँ जी आया, क्या आंसर होगा। हाँ जी देखो, आंसर बता सकता कोई। 6 न्यूटन करेक्ट है बेटे, शाबाश। देखो, और हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। टोटल मास कितना है, टोटल मास है 2 + 3, 5 किलो का। तो फोर्स अपॉन मास, ये क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक ही वैल्यू आ गई। अब क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। मास कौन सा पूछा उसने, बी वाला कितना है, 3 किलो। 3 किलो के ऐसे 3 × 2 कितना आ गया आंसर, 6 आ गया, खत्म काम। 6 न्यूटन। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 14। सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे 2024 के, पूरी 11th के। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटे, ये सोचने वाला क्वेश्चन है। सोचना पड़ा मेरे को भी 1-2 मिनट सॉल्व करने के लिए। और रुचि, इन क्वेश्चंस को दोबारा करना है, ठीक है, कर जाओगे। वो तुम्हारी भी वही प्रॉब्लम चल रही है, वैसे ही देख लेगी 12th भी। मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, कि अपने आप बगल आएगी। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब है लीस्ट काउंट।
और लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। शाबाश, याद है तुमको, फिर तो हो जाएगा क्वेश्चन। न्यू स्टूडेंट्स मुझे मिलके जाएंगे। ठीक है मैम, ठीक है। लीस्ट काउंट निकल गया, आ जाना चाहिए अब तक तो आंसर। चलो सॉल्व करें फिर। देखो, तुमने मुझे बताया लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? रेड, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अच्छा, ये कहता है कि n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन है, कोइंसाइड किसके साथ करता है वो? n मेन स्केल डिवीजन के साथ। यानी कि अगर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालें, वो हो जाएगी n/n+1। बेटे बोलते रहा करो साथ साथ, m/s/d। मेन स्केल डिवीजन क्या हो गया? मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, अच्छा फिर हो गया लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या निकाली तुमने? n/n+1 इंटू मेन स्केल डिवीजन। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ये हो गया n+1 इधर चला गया, n+1 माइनस n हो गया। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, n+1 माइनस n अपॉन n+1 और इंटू क्या आ गया? इंटू क्या आ गया? मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, n से n कैंसिल हो गया, 1/n+1 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी दी हुई है? 0.1 मिलीमीटर। अच्छा, 0.1 मिलीमीटर मतलब कितने सेंटीमीटर हुआ? 100 सेंटीमीटर, है ना? 0.1 में मतलब 0.1 इंटू 10⁻⁻, मिलीमीटर है ना ये, इंटू, नहीं 0.1 मिलीमीटर है, तो 0.1 इंटू 10⁻³ हुआ मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो इंटू 100 कर देंगे, तो 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 100, ये कितना हो गया? 10⁻⁻4 है, और ये क्या बन गया? 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, मतलब 1/100 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया मेरे पास ये रहा, इंटू 100, इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऑप्शन आ गई, सेकेंड ऑप्शन। समझ आया? हाँ, MSD की वैल्यू दी हुई है 0.1 मिलीमीटर ना, सेंटीमीटर में आंसर निकाला। देखो ध्यान से सुनो फिर से। हाँ देखो, पहला कॉन्सेप्ट तो मेरे को ये चाहिए था कि जो लीस्ट काउंट होता है ना, वैसे तो जो लीस्ट काउंट होता है वो वर्नियर कैलिपर का होता है। कितना होता है वर्नियर कैलिपर का? 0.01 सेंटीमीटर। और उसका कितना होता है स्क्रू गॉज का? 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, वो मिलीमीटर में होता है। तुमने लीस्ट काउंट की वैल्यू ये याद रखनी है कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। फिर उसके बाद तो जो गिवन वैल्यूज है उसको पुट किया और आंसर निकाला। मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये तो पता ही है हमको। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 11 क्लास से मैंने पूछा और उन्होंने आंसर दिया। 1 मीटर इज 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इज 1000 मिलीमीटर। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये होती है कि लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए, वो तुम्हें पता है। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1, कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, अच्छा दोनों में से प्रिसाइज डिवाइस, अच्छा प्रिसाइज डिवाइस कौन सा होता है बताओ? तुमको बोला जाए मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस, मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस कौन सा होगा? वो स्क्रू गॉज। जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम, वो प्रिसाइज डिवाइस हुआ। जिसका लीस्ट काउंट सबसे
कम वो कौन सा डिवाइस हुआ? प्रिसाइज डिवाइस। देखो इसमें ना दो क्वेश्चन रह गए, मैं दोनों को ना कर लेते हैं फटाफट से। हाँ ये नहीं पूछना, करते जाना बस। बहुत सिंसियर रहना है अपने। लो दोनों सिंपल क्वेश्चन हैं, तुम बहुत आराम से कर लोगे। चलो, और दोनों ही बिना कैलकुलेशंस के आंसर हैं। A particle moving with uniform speed in a circular path maintains uniform speed in a circular path maintains देखो पहला कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो नहीं सकता, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी हो नहीं सकता। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलता है तो एक्सेलरेशन जो है वो दो होती हैं। देखो पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन एक यहाँ पे भी तो होगी, ओके यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे पहुँचेगा तो एक्सेलरेशन एक यहाँ पे हो गई और एक सेंटर में तो है ही है। बात समझ में आ रही है? तो क्या आंसर होगा? विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी की तो डायरेक्शन चेंज होती रहती है ना हर एक पॉइंट पे। तो थर्ड तो गया, और फिर ठीक है, फिर फोर्थ ही बचा बस। क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ सेकेंड ऑप्शन बहुत सिंपल था, ये t इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है बेटे। t इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो एक बारी तो ओमेगा ही है, दूसरी बारी 2 ओमेगा है। तो अगर 2 ओमेगा का स्क्वायर कर देंगे तो 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 टाइम्स नहीं हो जाएगा 40। टेंशन की वैल्यू यही हो जाएगी। लिखो t इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। देखो t इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। दैट कम्प्लीट्स दी नीट 2024 पेपर। जितने भी 11th में आए थे, 11th के सिलेबस के वो सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है।